मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने किया था धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। आज हम करेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म। तो उम्मीद करता हूँ कल वाला आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म ये। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। यानी यहाँ यह कहता है कि धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी ना तो वो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। वो चाहे वो सोडियम हो तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यानी इनको जलाएंगे ना, दहन करेंगे। तो दहन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। अब देखते हैं कि जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ ये मैग्नीशियम है Mg। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी हमने O2, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लग जाएगा। यानी ये 2 हो गए, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2 और 2। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे ना, MgO को जब वाटर में डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है H2O। तो ये बनता है MgOH की ट्वाइस, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लग जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आपको पता है हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अम्ल क्षार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय है। जैसे सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड क्षारीय होगा। ठीक है, पोटेशियम है क्षारीय होगा उसका ऑक्साइड। आयरन है, आयरन ऑक्साइड पोटेशियम ये भी क्षारीय होगा। तो कहने का मतलब यही एक अंतर आपके सामने आता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण भी दे रही है धातु ऑक्साइड। ये देखो यहाँ धातु, एक सेकंड, धातु ऑक्सीजन से क्रिया, धात्विक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे इसने कॉपर का दिया, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये क्षारीय होगा। इसको पानी में डालेंगे ना तो इसमें लिटमस पत्थर डाल के हम पता कर लेंगे, तो ये नीले से लाल कर देगा ना, लाल से नीला करेगा, सॉरी, लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। जैसे एल्यूमिनियम का उदाहरण दिया इसने यहाँ, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये मैंने आपको बता रखी है, समीकरण समझा रखी है 9th क्लास में, फार्मूले भी बता रखे हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं मेन बातें आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब यहाँ एक चीज़ आती है, अभी एक प्रश्न आता है, अभी उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। ये देखो आप, यानी कुछ एक धातु ऐसी होती है जो दोनों तरह का व्यवहार करते हैं ऑक्साइड, जो उनके क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। जैसे कि ये एक तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एक जिंक ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं उनको। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखो यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसी धातुएं हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का व्यवहार करती हैं, ये दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये उभयधर्मी मतलब दोनों तरफ व्यवहार करना। तो कहने का मतलब अधिकतर जो धातु की जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और इन 2 को छोड़ करके ये 2 ऐसे हैं जो दोनों तरह होते हैं, ये क्षारीय भी दिखाते हैं और अम्लीय भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया इसने, देखो आगे ये इसका हो गया। अब हम बात करते हैं, पहला जो दहन है, पहला जो अपना प्रक्रम है वो है ऑक्सीजन से क्रिया। ये तो होगी भी एक पर्सन, ये आपके सामने बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 नंबर में आएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो आप ये कहोगे उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे धातु के कुछ धातु ऐसी हैं जो दोनों तरह का व्यवहार करती है, क्षारीय और अम्लीय, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो
वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तो एक नंबर का हो गया। एक नंबर में आपको दो उदाहरण देने हैं, जैसे जो आप लिखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट ये लेते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। चलो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये ऑक्साइड बनेंगे सबके। तो यहाँ हम एक क्रियाता श्रेणी बताई थी मैंने, पीछे पाठ में आई थी, क्रियाशीलता, यानी सोडियम पोटेशियम करना काम अकुहा। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ चलते हैं हम एक नीचे क्रियाता श्रेणी, क्योंकि पहले वो उसकी ज़रूरत पड़ी है हमें अभी। ठीक है, तो वो देखने के बाद ही मैं आपको आगे बताऊँगा। ये भी अब क्रियाता श्रेणी ये रही, ये यानी ये जो सीरीज है ना, क्रियाशीलता घट रही है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर घटता जा रहा है, क्रियाशीलता इनकी घटती जा रही है ऐसे 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 ऐसे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है तो धातु, लेकिन इसको धातु में रखा गया है, क्योंकि धातु वो कहलाती है जो इलेक्ट्रॉन देकर के धन आयन बनाए, वो धातु है। ये शायद मैंने कल नहीं बताया था। और अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाए, वो अधातु हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, देता है, आसानी से छोड़ देता है, इसलिए इसको अधातु होकर के भी धातु में रखा गया है इसको, किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये क्रियाता श्रेणी है, घटते क्रम में है ये। तो सबसे ऊपर बैठा है नाग, मैंने कल बताया था कन्ना, या ये मैंने एक बनाया हुआ है, कन्ना, काम, आज, फब, अक्कू, हा, नीचे और भी है, ये आयरन है, सॉरी गोल्ड। तो ये पहला पोटेशियम हो गया, दूसरा सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और चांदी, और सोना यानी गोल्ड। ये घटते क्रम है, यानी सबसे कम क्रियाशील जो है ना वो क्या है, सोना है इस सीरीज़ में, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वो है पोटेशियम, सबसे ऊपर बैठा है ये। ठीक है, तो अब क्रियाशीलता के आधार पर ही हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे धातुओं की। तो पहली ऑक्सीजन से क्रिया जो करवाएंगे हम, तो मैं आपको, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया 3 भागों में बांटी गई है, खाली जगह में आपको बता देता हूँ मैं, आप जो मैं बताऊँ वही करनी है आपको। यहाँ मैं बताता हूँ आपको पहला पोटेशियम है कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्सीजन होगी O2, ये बनेगा K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो आगे, ठीक है, लग गया। तो यहाँ 2 सॉरी 2 यहाँ लगाएंगे हम, तो यहाँ 4 लग जाएगा आगे, जो 4 पोटेशियम, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन 2 हो गया, आगे 2 लगे ना, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो ये O2 होगी। इसी प्रकार सोडियम, यहाँ बस सिर्फ क्या करना है, हमें सोडियम रखना है, बिल्कुल सेम है, दोनों की वैलेंसी संयोजकता दोनों की बराबर है, तो ये बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको अगर पानी में डालते हैं तो ये हम क्षारीय दर्शाएगा ये, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इनमें से एक रखना है, ये है एट रूम टेम्परेचर, यानी कक्ष ताप पर, क्योंकि इनको अगर हम खुले में रखते हैं ना, सोडियम पोटेशियम को अगर खुले में रखते हैं तो ये ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया कर लेते हैं। ये कौन कौन है, सोडियम और पोटेशियम, और पानी में भी नहीं रख सकते। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है, पहली जो रिएक्शन आप ये लिखेंगे भी, कक्ष ताप पर अभिक्रिया, ऑक्सीजन से कक्ष ताप पर, यानी दहन चल रहा है, ये दहन का पहला पार्ट है ये, कक्ष ताप पर अभिक्रिया। कक्ष ताप में क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है ना, वो स्वतः ही अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं, वो हवा, इसलिए हवा और पानी से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ध्यान रखना, ये केरोसिन ऑयल में रखेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा भी इन दोनों को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, तो आप ये कहोगे भी ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, अगर इसको खुले में छोड़ते हैं या नमी आ जाती है तो ये तुरंत आग पकड़ेंगे, तुरंत क्रिया करेंगे, इसलिए इसको नमी यानी जल और ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम इसको मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ये। ठीक है, दूसरा थोड़ा गर्म करेंगे, तो गर्म में उदाहरण ले लेंगे, यानी थोड़ा गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो इसमें आप उदाहरण ले लो मैग्नीशियम का, Mg प्लस में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गई,
ये बनेगा हमारे पास MgO। ठीक है, आगे 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लग जाएगा, ये संतुलित हो गया ये अपना। तो इसको यहाँ ऐसे दिखाओगे, ये गर्म का सिंबल है ये, यानी हम इसको गर्म करें, गर्म करने पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको पानी में डालो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये क्षारीय प्रकृति का है। ये हो गया। अब चलते हैं उच्च ताप पर, यानी बहुत ज़्यादा उच्च ताप। पहला हमारा था कक्ष ताप, दूसरा थोड़ा गर्म करने पर, तीसरा उच्च ताप। तो यहाँ आयरन का उदाहरण ले लेंगे हम, Fe का, Fe + O2, ये बनेगा Fe2O3, ये बन जाएगा, ये भी आयरन ऑक्साइड बनेगा ये। ठीक है, तो ये पहला अपने ऑक्सीजन का पार्ट पूरा हुआ। ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे धातु तो कक्ष ताप पर करेंगे, तो सोडियम पोटेशियम में कोई एक का उदाहरण ले लेना, और गर्म करने पर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तीनों का भी कोई एक उदाहरण ले लेंगे। लेकिन मैंने आपको मैग्नीशियम का बता दिया। तीसरा पार्ट इसका जो है वो है थोड़ा गर्म करने पर, सॉरी बहुत ज़्यादा गर्म करने पर, उच्च ताप पर। ये क्या है, उच्च ताप पर है ये अभिक्रिया। ठीक है, तो ये होगी पहली ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे जल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया। तो जल से भी धातुएं अलग अलग क्रिया करेंगे। क्रियाशील धातु जो होती है वो तुरंत जल से क्रिया करते हैं, जैसे मैंने बताया सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि कई जो एक पाखंड होता है, मैं थोड़ा बता ही देता हूँ वीडियो के अंदर। तो जैसे कोई भूत भगाते हैं और भगाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि नारियल जो होता है ना उसमें सोडियम डाल दें, उसमें उसके छिलके के अंदर थोड़ा छुपा करके। और कोई ऐसे पाखंड करेगा तो उसमें थोड़ा सा वो पानी डालेगा, पानी डाले उसमें धुआं निकलेगा, क्योंकि सोडियम जो है ना ठंडे पानी से में आग पकड़ लेता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी सोडियम पोटेशियम ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन से कर रहे थे ना कक्ष ताप पर। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ, ठंडे पानी से भी क्रिया करेंगे। जैसे सोडियम ले लेते हैं हम Na, इसको पानी के साथ यानी H2O, ये इस पर कक्ष ताप यहाँ लिखा जाएगा, कक्ष ताप। ठीक है, तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये OH, और प्लस में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। यानी धातु जो है ना वो जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये ध्यान रखना आप। तो ये कक्ष ताप पर क्रिया कर लेता है, यानी इस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, अगर आपने गिल्ले हाथों से भी इसको टच कर लिया ना तो हमारे हाथ जला देगा ये अपने आप ही आग पकड़ते हैं ये सोडियम पोटेशियम। ठीक है, इसीलिए तो जल और नमी से ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आप एक उदाहरण ले सकते हो आप। दूसरा थोड़ा गर्म जल के साथ अभिक्रिया, वही मैग्नीशियम फिर ले लेंगे हम ताकि आपको याद रहे। मैग्नीशियम ले लेंगे, मैग्नीशियम जो है ना ये H2O, यहाँ लिखेंगे गर्म, थोड़ा लिखा नहीं जाता इससे हाथ से, गर्म जल है ये। क्या बनेगा, वही बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH की ट्वाइस, और प्लस में H2 गैस निकलेगी, H2 प्लस में गैस निकलेगी H2, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगी, मैंने अभी बताया आपको। धातु पानी से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तीसरा लेते हैं भाप के साथ अभिक्रिया। पहला हमने क्या, ठंडे जल के साथ यानी सोडियम का कर दिया। दूसरा हम कर रहे हैं थोड़ा गर्म जल के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम का ले लिया। अब लेंगे हम किसको, लोहे को लेंगे, तीसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों सेम चलते रहेंगे। ऑक्सीजन के साथ ही हमने ये तीनों लिए थे और जल के साथ भी हम तीनों रहे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये ले लिया हमें Fe आयरन, इसको जल, क्योंकि फार्मूला तो चाहे जल हो चाहे बर्फ़ हो चाहे भाप हो, तो फार्मूला तो H2O ही रहेगा। ये ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ भी ले, 10th क्लास में पढ़ते हो आप, अगर पूछे कि भाप का फार्मूला क्या है H2O, जल बर्फ़ का क्या है H2O, जल का H2O, ये है भाप, स्टीम। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी ना तो Fe2O3 बना था, यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, इसमें भी ऑक्साइड बनेगा लेकिन Fe3O4 बनेगा, Fe3O4। ये संतुलित को मैंने आपको बता रखे है सारा सिस्टम, ये आप खुद कर लेना। और प्लस में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, H2 ये निकलेगी।
ठीक है। तो पहला हमने किया ठंडे जल के साथ, दूसरा हमने गर्म जल के साथ, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो भाप के साथ अभिक्रिया। और जो हाइड्रोजन से नीचे है ना, जो मैंने सक्रियता श्रेणी दिखाई थी, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो क्रिया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते जल से। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर धातु है ना जो क्रियाशील है, वही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको पहले भी करवा रखी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट, छूट तो नहीं गया कोई। तो 2 होगी हमारी। उसके बाद अगली रिएक्शन होती है अम्ल से अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो है ना अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। धातु जल के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे रहे थे और अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो आगे है वो पॉइंट, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। हाँ, ये चल रहा है अपना। तो मैंने जो इसमें तो समीकरण बहुत कुछ दे रखी है, बहुत ज़्यादा दे रखी है। तो इसे हमें क्या करना है, मैंने 3 समीकरण बता दी जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये दिखा रहे क्या ना यहाँ पर, ये देखो जल के साथ ये क्रिया थी, सोडियम की है, पोटेशियम की है, ठंडे जल का है, गर्म जल का भी है, सारा उदाहरण इसके अंदर है। ये बीच में टॉपिक है, ये बात बताऊँगा आपको मैं। हाँ चलो बता ही देता हूँ साथ में कुछ एक। वैसे तो क्या होता है कि धातु पर जब ऑक्साइड की परत आती है ना, जैसे लोहा है, ऑक्साइड की परत आ गई तो इसमें मतलब लोहा खराब होने लग रहा है, जंग लग रहा है इसमें। लेकिन कईयों पर क्या होता है कि सुरक्षा का काम करती है परतें। जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, इन पर अगर परत आ जाती है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ना तो Al2O3 बनेगा। Al2O3 मैंने पहले बता दिया। ये परत आ जाती है ऊपर, ये परत क्या करेगी, इसको बचाएगी, एल्यूमिनियम को सुरक्षात्मक का कवच का काम करेगी ये। इसलिए अगर नहीं जंग लगता है ना इसके ऊपर या ऑक्सीजन की परत नहीं आती तो परत लगाई जाती है एनोडीकरण के द्वारा, इसकी ताकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत आ जाए और एल्यूमिनियम खराब ना हो। लेकिन ऑक्सीजन की परत अगर लोहे पर आ जाए ना तो पूरा लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जंग लग जाएगा, वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसी हैं जिनके ऊपर जो ऑक्साइड की जो परत होती है ना वो इनका सुरक्षा करती है, बचाती है उनको, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये इसके अंदर आ गया। जल से अभिक्रिया क्या कैसे होती है तो ये बता दी। उसके बाद ये जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बता दी। सिर्फ हमें मैंने जो बताया ना वो एग्जाम्पल आपको लेने हैं। जैसे मैंने बताया आयरन का, ये एग्जाम्पल, एक सेकंड, ये आयरन का एग्जाम्पल है, ये रहा, ये देखो Fe3O4 बनाए, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल गई ना ये। तो हमें ये Gs इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें G इनको काट दो चाहिए, सिर्फ आपको लिखना है Fe, H2O, Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये बात आपको याद रखनी है। धातु ऐसा नहीं करती है। धातु जो है ना ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्साइड जो बनेगा वो अम्लीय होगा, अम्लीय, धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है धातुएं और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि जैसे धातु जो क्रिया करेगा तो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ यहाँ खाली जगह पर। जैसे हम कोई धातु ले लो आप, कैल्शियम ले लिया हमने, कैल्शियम धातु ले ली, प्लस में Ca है, ये Ca, एक सेकंड में दोबारा लिखता हूँ, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg, और प्लस में अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ले लिया तो MgCl2 बनेगा। MgCl2 ये लवण होता है, ये क्या है, लवण है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये लवण है, और प्लस में H2 गैस निकल जाएगी बाहर, ठीक है। यहाँ 2 लगा दो, ये संतुलित होगी, हाइड्रोजन 2, ये 2 होगी, क्लोरीन भी आगे 2 लगने से 2 होगी ना, तो ये भी 2 होगी, ये संतुलित होगी। तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ये बात आती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो सक्रियता श्रेणी दिखाई थी ना मैंने, हाइड्रोजन से जो ऊपर है वही क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन को भी हटाएंगे। हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर है, चांदी थी, पारा था, या फिर गोल्ड यानी सोना था, वो अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं, वो अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते हैं, ठीक है।
अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात आएगी आगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये तो एक्सपेरिमेंट बता रहा है। 3 प्रकार के अम्ल हो गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया, ये तो क्रिया कर लेंगे हम लोग के साथ। ये है HNO3। इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, नई चीज़, एक क्वेश्चन आएगा आपके। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल है ना, ये भी धातुओं से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज यानी Mn, ये ऐसी है जो तन्नु नाइट्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना HNO3, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देंगे और जल में कन्वर्ट बदल देंगे ये। तो आपसे प्रश्न ये करेगा भी दो ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो आप ये कहोगे मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्वारेजिया। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अभी एक्वारेजिया क्या है? ये दो अम्लों का मिश्रण है एक्वारेजिया। ये लोहे को गलाने के काम आता है ये एक्वारेजिया। ठीक है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है ये कहता है 3:1, यानी 3 भाग तो होता है इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग तो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl होता है कितना, 3 भाग तो, और प्लस में 1 भाग होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इस मिश्रण को कहते हैं हम एक्वारेजिया। देखो यहाँ देखो आप, देखो 3:1 है ना, तो 3 तो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। इन मिश्रण को कहते हैं एक्वारेजिया। इसका उपयोग क्या है? लोहे को गला सकता है ये, तो लोहे को सुनार गलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं एक्वारेजिया। आपको अनुपात याद रखना है 3:1। 3 भाग तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक सांद्र है। ये भी सांद्र, तनु सांद्र, ये भी बताऊंगा आपको मैं, शायद बताया भी होगा मैंने। तो उसके बाद आगे हम आते हैं अन्य धातु लवणों के विलयन सांद्र धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं लवणों के साथ, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज तक जो मैंने किया, आज हमने रासायनिक गुणधर्म किए जिसमें हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु की, फिर जल के साथ अभिक्रिया, फिर अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है, ये धातु के रासायनिक गुणधर्म लगभग ख़त्म। कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, ज़रूर इसको आगे पढ़ना।